हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ साइंस। आपके सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे इस वीडियो में हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जितनी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी के, वो सारे इस वीडियो के अंदर हैं और यहीं से आपके अब जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आने वाले क्वेश्चन होंगे। देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, देखेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की बात करते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ क्या देखेंगे? कंडक्टेंस, चालकता। दूसरी चीज होगी आपकी रेजिस्टेंस। प्रतिरोध। आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट। क्या होता है? रुकावट। रेजिस्टेंस वो बाधा है जो किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होती है। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसमें कोई भी जो रुकावट होती है किसी भी मटेरियल की वजह से, किसी सब्सटेंस की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिएगा, हम समझते हैं कि रुकावट किसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के अंदर रुकावट। ये रुकावट किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है, किसी मटेरियल की वजह से, किसी सब्सटेंस की वजह से। मतलब कि रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर बाधा डालना। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम जल्दी उठ के पढ़ाई करेंगे, लेकिन जो आलस है, जो नींद है, वो क्या डालती है? बाधा डालती है, रुकावट डालती है। तो क्या बनती है? रेजिस्टेंस बनती है, हमारे रास्ते के अंदर कांटा बन जाती है। उसी तरह से ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के अंदर। अब हम देखते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। इसने पूछा था कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी, ओम। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला प्रश्न अपना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजरमेंट इन जूल। जूल में किसको मापा जाता है? निम्न में से जूल में किसे मापा जाता है? हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? एनर्जी। एनर्जी को किस में मापा जाता है? आपका जूल में। किससे डिनोट करते हैं हम जूल को? जे से डिनोट करते हैं। आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पहले पूछा जा चुका है। आपका जो इससे पहले वाला प्रश्न था वो भी एनटीपीसी में पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस इन ए थिंग इट बिकम ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी वस्तु, पदार्थ, किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है? प्रश्न में पूछना चाहता है कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक बनता है या कंडक्टर बनता है, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकता है। ऐसी क्या चीज होती है?
देखते हैं अपना आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को कंडक्टर बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाते हैं। देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। देखो, अब हम देखते हैं कि मेटल जो होता है क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर पाएंगे। जो भी मटेरियल है उसके अंदर से जितने ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब देखिए, अभी कोई एटम है, इसके अंदर भाई बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं। ईजिली आपके क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करके क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। मतलब कि जैसे समझेंगे एक बार फिर से, मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई वो इधर उधर घूम सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं, एक दूसरे से टकरा के एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। उसकी वजह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा और फ्लो होगा। देखिएगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जैसे कोई किसी के घर में एक फ्री बच्चा है, ठीक है, उसके पेरेंट्स उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं, वो बाहर इजली घूम सकता है, तो क्या है, फ्री है। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है अपने, यहाँ से देखेंगे कि भाई एक बच्चा है वो क्या है, फ्री है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो फ्री हैं। ऐसे ही एक बच्चा है जो वो क्या है, फ्री है। भाई वो फ्री है तो इधर उधर घूम सकता है ना, इधर उधर घूम सकता है इजिली। जितना इधर उधर घूमेगा उतना ही क्या करेगा भाई, वो अपना चार्ज को ट्रांसफर करेगा। वो और लोगों से मिलेगा, आपस में मिलेंगे, अपने दोस्तों से अपने चार्ज को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, अपने दोस्त बना सकेंगे, उसके इतना ज़्यादा सर्कल बनेगा। उसकी वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है वो क्या होगी, फ्लो होगी। उस बच्चे के अंदर जो एनर्जी है वो फ्लो होती है एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक, है ना। ऐसे ही क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा फ्री होंगे उतने ही ज़्यादा क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जितने ज़्यादा मूव करेंगे उतने ही ज़्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक ऐसा बच्चा जो किसी से नहीं मिलता है भाई, टाइटली बाउंड है, तो वो बाहर नहीं जा सकता। जितना कम बाहर जाएगा तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर उतनी ही कम होगी। तो हमारा इसका आंसर क्या था, हमने समझ लिया कि गुड कंडक्टर क्यों होते हैं मेटल्स जो आपके हैं, क्योंकि आपके आगे वाले पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा भाई मेटल गुड कंडक्टर है या आपका वाटर गुड कंडक्टर है, वुड गुड कंडक्टर है, ऐसे आपके ऑप्शन देके सवाल पूछे जा सकते हैं। और ऐसा भी पूछा जा सकता है भाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है कंडक्टेंस में, है ना। इस तरह की कोई भी आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपका बना सकता है। अगले प्रश्न को की ओर बढ़ते हैं।
द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। क्या बोला है, देखते हैं हम। ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पूछा है ऐसा टेम्परेचर भाई एट विच ए लिक्विड चेंज फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, भाई कि लिक्विड स्टेट से उस कोई भी लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, हम एग्जाम्पल लेंगे अपने वाटर का, ठीक है। वाटर क्या है, लिक्विड है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पानी की बात हो रही है। पानी क्या है, आपका द्रव है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, पानी से। पानी से इसने क्या बोला, लिक्विड से, है ना, वाटर लिक्विड है, इसने क्या बोला था, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, ठीक है। अब सॉलिड के अंदर चेंज होना वाटर का, सॉलिड के अंदर जब वाटर चेंज होता है तो क्या बनता है, बताएंगे। पानी का जम जाना क्या कहलाता है, कौन सी फॉर्म होती है वाटर की, आइस, ठीक है। आइस क्या होती है, आपकी सॉलिड होगी, ठोस होगी। तो वाटर लिक्विड था, आइस क्या है, सॉलिड है। तो क्वेश्चन में भी अपना यही पूछा गया था, क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए। तो अब हम पानी को जब हम जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे, तभी तो वो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड के अंदर चेंज होगा। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, जब हम किसी भी लिक्विड को फ्रीज कर देंगे तो वो सॉलिड के अंदर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब यहाँ से आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे पूछ सकता है कि भाई द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंज फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, कि भाई कोई सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में कब बदल सकता है। देखेंगे आपका प्रश्न कैसे बन सकता है कि अब कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। जब हम आइस को क्या कर देंगे, डीफ्रीज करेंगे, है ना, क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे, है ना, पिघला देंगे, हम मेल्ट कर देंगे, तब वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, आपकी लिक्विड के अंदर, है ना। फ्रिज से जब हम आइस को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, उसका पानी बन जाएगा, है ना। तो वो वाटर क्या है, आपका लिक्विड स्टेट है, वो क्या है, आपकी द्रव स्टेट है, ठीक है। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं आपके। अब यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आपका लिक्विड से वेपर में चेंज कैसे हो सकता है, लिक्विड से वेपर में चेंज कैसे हो सकता है। देखते हैं हम। देखेंगे हम कि आपका जो पानी है, वाटर है, उसको भाप में, सॉरी, भाप में कैसे बदला जा सकता है। अब बताएं, हमने तीनों चीज़ें तीसरी चीज़ देख रहे हैं। अभी हमने दो चीज़ें देख ली कि आपका भाई पानी को जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे तो आपकी आइस बन जाएगी, द्रव से ठोस बन जाएगा। अब हमने एक और चीज़ देख ली कि भाई जो आपका द्रव है उसको हम अगर मेल्ट कर, सॉरी, आपका जो ठोस है उसको अगर हम गला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका लिक्विड बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। अब तीसरी चीज़ है कि भाप कैसे बनेंगी, ठीक है। आपका कोई भी लिक्विड है, द्रव है, वो भाप में कैसे चेंज होगा।
अब पानी की भाप कब बनती है? जब हम उसको क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं। जब हम उसको उबाल देंगे तब क्या हो जाएगा, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, भाप के अंदर। तो एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई मेल्ट कर अगर हम ठोस को पिघला दें, मेल्ट कर दें, तो द्रव बन जाएगा आपका। अगर हम द्रव को फ्रीज कर दें तो आपका ठोस बन जाएगा। वहीं अगर हम द्रव को उबाल दें तो आपकी भाप बन जाएगी। ठीक है, तीनों चीज़ें को आपकी क्लियर हो गई हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और चीज़ है, सब्लिमेशन। आपका सब्लिमेशन क्या होता है? आपका सीधा किससे, ठोस से गैस बन जाना, ठोस से गैस बन जाना। सॉलिड से सीधा गैस बन जाना। ठीक है, अब देखो पानी है, पानी को पहले हम क्या कहते हैं, अब आइस है, ठीक है, आइस को पहले हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। अब लिक्विड को उबाल देंगे तो भाप बन जाएगी, है ना। तो इसने क्या बोला कि ये जो बीच वाली लिक्विड वाली स्टेट है ना, द्रव वाली स्टेट नहीं आनी चाहिए, सीधा जो ठोस है, ठोस से ही आपकी भाप या गैस बन जाएगी। ठीक है, सीधा ठोस से ही गैस बन जाएगी। इसको आप क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है अपना, आपके जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, सूखी बर्फ का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन होता है। किसका, देख लेते हैं हम। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्पीकरण, इसको क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, द सब्सटेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली आर कोल्ड। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन सी होगा अपारदर्शी, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये भी आपका एनटीपीसी में पहले पूछा जा सकता है। अब यहाँ से ऐसे सवाल बन सकते हैं आपके कि ऐसे पदार्थ जिनमें से वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, बिल्कुल साफ देखा जा सकता है, पारदर्शी, धुंधला देखा जा सकता है, पारभासी। ठीक है, इस तरह के आपके आगे सवाल बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि क्यों दिखाई देता है घास का रंग हरा? ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर क्या करती है, परावर्तित करती है। ठीक है, किस साल में ओले अगला प्रश्न है अपना, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इन विच ईयर डिड ओले ओमर मेजर द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री? देखिएगा,
ओले उमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, कौन से साल में? क्या होगा इसका आंसर? 1676। बी क्या होगा ऑप्शन आपका ठीक होगा। अब देखिएगा इसने क्या किया था, स्पीड ऑफ लाइट को बताया था कितनी होती है, ठीक है, लगभग इतना इसने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी होगी। अब देखिएगा अपनी जो मॉडर्न है, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ पर किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अब इसने पूछा, ये पूछा है कि इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को किसने मापा था, यहाँ इसने सन पूछा है। अब आगे के अपने जो पेपर आएंगे उसमें नाम पूछ सकते हैं कि किसने मापा था, यहाँ पे सन पूछा गया है, इसी तरह से आपके सवाल बन सकते हैं। Which of the following element has maximum density? मैक्सिमम डेंसिटी कौन से एलिमेंट की होती है देखेंगे। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओस्मियम की क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ओजोन कंटेन डैश डैश एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन के पास कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के? सबसे पहले हमें एक सीधा सा काम करना है, ओजोन का फॉर्मूला लिखना है O3, तो यहाँ से कितने एटम हैं, 3 एटम हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा। अब अगर ये पूछ लेते हैं भाई कि ऑक्सीजन में कितने एटम होते हैं, तो 2 एटम होते हैं। अगर ऐसे लिखा है तो यहाँ पे क्या है, 2 एटम है। अगर इस तरह से लिखा है तो यहाँ क्या है आपके 3 एटम हैं। इस तरह से आपका ये जवाब होगा, सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किस में एक तीखी गंध होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज ए पंजेंट ओडर, ऐसी तीखी गंध जो चुभती है कि हाँ ऐसी स्मेल आ रही है, कौन सी गैस में होती है बताएंगे? भाई ऑक्सीजन में तो होती नहीं है, सबसे पहले इसी को काटा मार देंगे। अगर ऑक्सीजन में ऐसी गंध होती तो क्या हम अच्छे से सांस ले पाते? हाइड्रोजन में भी नहीं होती है ना, क्योंकि ये जो गैसेस हैं नॉर्मली अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी नहीं होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO, ठीक है। कार्बन के साथ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका ऑप्शन क्या होगा, ए जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, अमोनिया। अमोनिया क्या होती है, अमोनिया के अंदर क्या होती है, एक गंध होती है जो चुभती है, तीखी गंध होती है। अमोनिया की पंजेंट स्मेल होती है। कौन सी गैस आएगी, ऑप्शन ए अमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? हास्य गैस किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा, सी आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, सही जवाब होगा। N2O को क्या कहा जाता है, हास्य गैस कहा जाता है। ये भी आपका RRB NTPC में पूछा गया है, PYQ है अपना। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गर्म महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? गंध महसूस होती है, यहाँ पे गंध आएगा कि ऐसा क्या होता है LPG गैस सिलेंडर के अंदर जिससे वो लीक हो जाए तो हमें गंध महसूस होती है, स्मेल आती है हमें। ठीक है, द स्मेल दैट टेल अस दैट LPG सिलेंडर इज लीकिंग इज ड्यू टू, किस चीज़ की किस की वजह से स्मेल आती है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड या कार्बन डाइऑक्साइड? आपका सही जवाब होगा सी, सल्फर कंपाउंड, सल्फर यौगिक। ठीक है, आपका क्या होता है LPG देखेंगे हम,
एलपीजी के अंदर क्या होता है, इथाइल मरकैप्टन, इसका फॉर्मूला होता है आपका C2H6S। तो इसके अंदर क्या है, सल्फर है, तो ये क्या है, सल्फर कंपाउंड। इसी सल्फर कंपाउंड इथाइनल मरकैप्टन की वजह से क्या आती है, हमें स्मेल आती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा सल्फर कंपाउंड। यहाँ पे हम लिख लेंगे C2H6S। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्या होगा आपका सही जवाब, बी जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी सल्फर आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। आपका देखेंगे सिल्वर भी आपका मेटल है, प्लेटिनम भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, ये सारे आपके मेटल हैं। यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन सा है, आपका सल्फर है, इसीलिए आपका सही जवाब होगा बी सल्फर। इस तरह के आपके प्रश्न बन सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन दे देंगे, कुछ आपके एलिमेंट्स दे देंगे, कुछ मिनरल्स के बारे में दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये मेटेलिक है नॉन मेटेलिक है, इस तरह के सवाल आपके बन सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो सबसे आपका हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होगा डायमंड। ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है। यह आपका पहले आरआरबी एएलपी में भी पूछा जा चुका है, टेक वाले पेपर में भी पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। तो इस तरह के कि भाई नेचुरल सब्सटेंस हार्डेस्ट कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्डनेस किस से मापते हैं ना, इस तरह का भी आपका सवाल बन सकता है कि हार्डनेस है वो किस से मापी जाती है। ठीक है, किस से मापी जाती है, मोस स्केल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिएगा आपकी ये सारी चीजें तो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं ना, तो यहाँ से तो हमें एनर्जी, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, आपका ब्लड ही तो बॉडी में, सारी बॉडी में फ्लो करता है और आपको न्यूट्रिएंट्स देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, बचाव का काम करती है, सबसे बाहर मौजूद होती है सेल के अंदर और बचाव का आपका क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई सबसे पहले हम सिंपल सी बात देखेंगे, जब हम एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल, कि भाई एनर्जी कौन देता है ना, यही पूछा गया है कि एनर्जी कौन देता है। तो ऑप्शन आपका ए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही जवाब होगा। कैसे होगा देखते हैं। भाई सबसे पहले हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आपकी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी हमें किसकी फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछा जा चुका है और पूछ भी सकते हैं आगे एग्जाम में। अब इसने क्या बोला, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेलुलर एक्टिविटी करके। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है।
एरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, फूड और जो आपका ऑक्सीजन था दोनों कंबाइन होते हैं, ब्लड में जाते हैं, ब्लड से सेल में जाएंगे, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया के पास चले जाएंगे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, एक सेल ऑर्गेनली होती है। सिंपल सी बात है, आपका जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ कहीं डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करती है, आपकी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यूकैरियोटिक कोशिका के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। सबसे पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। पहला ऑप्शन देखते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अगला क्या है, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज गोल्जी काय क्या करती है भाई, गोल्गी बॉडीज का क्या काम होता है, यहाँ से हम वन बाय वन देखते हैं। क्या करती है, आपकी प्रोटीन और लिपिड दोनों का परिवहन करती है। क्या करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आपका जो प्रोटीन है और लिपिड है दोनों का परिवहन करती है, छटाई करती है और संशोधन करती है। अगर उसमें कोई भी चीज़ दिक्कत है तो उसका क्या करती है, मॉडिफिकेशन भी करती है, पैकेजिंग भी करती है। ये सारा काम किसका होता है, आपके गोल्गी बॉडीज का होता है। देखिए अब आपको क्या है, एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं हम कि गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है। एक रियल टाइम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे भाई आपको ट्रिप पे जाना है, आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है ना, ट्रिप पे जाना है, आपको कहीं भी घूमने जाना है, तो आपकी जो मदर है ना, आप कैसे बच्चे हो भाई, आप कोई काम नहीं करते, आपकी मदर ही आपको सारा सामान पैक करके देती हैं। तो वैसे ही क्या करेंगे, आपकी मम्मी आपकी पैकिंग करेंगी, है ना, पैकेजिंग का काम करेंगी। दूसरा क्या होगा, अब आपकी मम्मी ने देखा पैक करते टाइम कि आपकी जो भी कोई कपड़े हैं आपको जो लेके जाने हैं उनमें से कोई फटा हुआ है ना, तो उसको क्या करेंगी, ठीक करेंगी, मॉडिफाई करेंगी, है ना। और आपको वहां तक पहुंचाने का भी काम करेंगे क्योंकि पैसा भी मदर से मिलेगा, है ना। तो ये गोल्गी बॉडी एक मदर की तरह काम करती हैं। किस चीज के लिए, आपके प्रोटीन और लिपिड को पहुंचाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, उसकी पैकेजिंग करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, कि भाई हम जो पेड़ पौधे हैं वो क्या लेंगे, सूर्य की रोशनी लेंगे, उससे अपना खाना बनाएंगे ना। सूर्य की रोशनी क्या हो गई, प्रकाश ऊर्जा, और जो खाना बनाने का प्रोसेस हो गया वो केमिकल प्रोसेस हो गया, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट तो भाई फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्या, किसका काम करता है, आपका प्रकाश संश्लेषण का काम करता है ना। तो तीनों ऑप्शन में से तो कोई है नहीं, तो आपका लास्ट जो ऑप्शन है क्या है, आपका लाइसोसोम। इसी को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। अब लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे।
भाई जब कोशिका काय में कोई भी गड़बड़ होती है तो लाइसोसोम फट सकते हैं, ठीक है, और इस प्रकार मुक्त होने वाले पाचन एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। देखिए इस बात में क्या कहा गया है, जैसे ही आपका जो सेल है इसके अंदर कोई भी गड़बड़ होती है, जैसे आपकी कोई organ ली है, ये डैमेज हो गई, ठीक है, अब ये डैमेज हो गई, अब ये पूरी सेल को खराब कर सकती है, ये organ ली है इस पूरी सेल को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। तो लाइसोसोम बोलेगा भाई पूरी सेल को क्यों खराब करना है, मेरे पास डाइजेस्टिव एंजाइम है। लाइसोसोम के पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जो इस पूरी सेल के अंदर कि इस पूरे सेल को क्या कर सकते हैं, ब्रस्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे एंजाइम जो पूरे सेल को पचा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई गड़बड़ होती है सेल के अंदर तो लाइसोसोम क्या करता है, उस सेल को पूरा डैमेज कर लेता है ना। लाइसोसोम है तो इसी सेल का पार्ट, इस सेल का पार्ट होते हुए भी फिर भी इस पूरी सेल को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, है ना। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैक कहते हैं कि भाई आत्महत्या करना, है ना, सुसाइड करना, खुद से ही पूरी सेल को डैमेज कर देना, नष्ट कर देना। अब देखें इस टर्म को कि खुद से ही क्या लाइसोसोम क्या करता है भाई, नष्ट कर देता है सेल को, तो इसको ऑटोफेजी भी बोलते हैं। ऑटोफेजी मतलब ऑटो मतलब खुद से, सेल्फ, फैजी मतलब इनगाल्फ, कि खुद से ही इनगाल्फ कर लेना सेल को। ठीक है, इसके अंदर आपका जो सेल लाइसोसोम है वो सेल की मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा, इस मेम्ब्रेन को कैसे क्या कहते हैं, इस तरह से तोड़ देगा और इस सेल को क्या कर लेगा, इनगाल्फ कर देगा, पूरी सेल को नष्ट कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो आपका जो डी होगा वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। The cell theory given by Skyrden and Swarm does not apply to which of the following organism? जो आपकी स्काइडन और स्वाम ने क्या दी थी, आपकी सेल थ्योरी दी थी, कोशिका के बारे में कुछ तथ्य दिए थे जो आपके सारे ऑर्गेनिज्म फॉलो करते थे। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो फॉलो नहीं करता था? तो हम सेल थ्योरी को पहले हम दोहराएंगे कि सेल थ्योरी क्या थी, स्काइडन और स्वाम ने क्या बताया था। तो जल्दी से याद करेंगे कि आपकी सेल थ्योरी क्या थी। सेल थ्योरी के दो मेन पॉइंट थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि जितने भी आपके पौधे हैं या जानवर हैं या आदमी है, इंसान है, कोई भी है, पौधे हैं, जानवर हैं, सब किससे मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। अब इसने क्या बोला था, एक और चीज थी कि भाई जो कोशिका है वो आपकी बेसिक यूनिट है लाइफ की, है ना। अब ये तो पहली मेन बात हो गई। अब दूसरी मेन बात क्या थी, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, कि भाई पहले से ही जो सेल प्रेजेंट है, मौजूद सेल है, उसी से क्या बनती है, नई सेल बनती है। ये आपकी क्या है, ओल्ड सेल है, पुरानी सेल है, पुरानी कोशिका है, इसी से आपकी नई कोशिका बन जाएंगी। ये दो पॉइंट बनाए थे। अब और भी इसने क्या बताया था कि जितने भी सेलुलर क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, सेलुलर फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे आपका रिप्रोडक्शन हो गया या फिर ग्रोथ का काम हो गया, ये सारे फंक्शन किसके अंदर होते हैं, आपकी सेल के अंदर होते हैं, सेल की वजह से होते हैं। जितने भी प्लांट है, पौधे हैं और एनिमल जानवर हैं, सब के अंदर। ठीक है, तो आपकी ये दो तीन मेन बातें थी सेल थ्योरी को लेके। अब देखेंगे कि भाई फंगिन को फॉलो करती, हाँ भाई एनिमल फॉलो करते हैं, हाँ हमें भाई रिप्रोडक्शन करने के लिए हम खुद से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वायरस क्या इसको फॉलो करते हैं, वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। वायरस क्यों नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि भाई सबसे पहली बात तो देखते हैं जो वायरसेस होते हैं,
वो कोशिका से नहीं बने हुए होते, कोशिका से बने हुए नहीं होते। ठीक है। दूसरी बात है भाई, इनकी संरचना कोशिका से नहीं बनी होती। ठीक है। आपका जो दूसरा काम क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर, जो इनका विकास और रिप्रोडक्शन है, इनका जो प्रजनन है और विकास है, वो कोशिका के ऊपर नहीं डिपेंड होता, कोशिका के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है। कोशिका के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अब सिंपल सी बात देखेंगे, अब कोई भी एनिमल है, कोई मनुष्य है भाई, उनके पास क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो किससे मिलके बना हुआ होता है, सेल से मिलके बना हुआ होता है ना। तो हम डिपेंड हो गए ना किसके ऊपर, सेल के ऊपर हो गए भाई। सेल अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, बच्चों को जन्म दे सकते हैं ना। तो ये सारा सीधा सीधा कोशिका के ऊपर हम डिपेंड हो गए। लेकिन जो वायरस है वो क्या देखते हैं कि भाई कोई भी दूसरा मिल जाए, वायरसेस क्या देखते हैं, वायरसेस देखते हैं कि कोई होस्ट मिल जाए, होस्ट के मिलते ही क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दुगने हो जाते हैं। ठीक है। जैसे अब कोरोना वायरस था, सबको फैल रहा था, सबको हो रहा था, क्या वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फॉलो कर रहा था, नहीं। जैसे ही उस एक आदमी को हुआ है, उसके कीटाणु अगर उसका वायरस के संपर्क में कोई और आता है तो वो उसको भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा पर्सन जो संपर्क में आया है वो क्या है, होस्ट है। तो वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए, दुगना होने के लिए होस्ट ही चाहिए, तो होस्ट मिल जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, प्रजनन करता है। और विकास भी तब करता है जब उसको होस्ट मिलेगा, है ना। तभी बोलते थे कि भाई जब कोरोना वायरस हुआ है तो अपने आप को अंदर रखो, बाहर मत जाओ, मास्क लगाओ, क्योंकि अगर आप किसी के संपर्क में ही नहीं आओगे, आप किसी के लिए होस्ट ही नहीं बनोगे, तो कैसे आपको वायरस लग सकता है, नहीं लग सकता। तो आपका सही जवाब क्या होगा, सी, वायरस। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार कोशिका की खोज की थी। आपका सही जवाब होगा डी, व्हाइल ऑब्जर्विंग कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने देखा था, उसने क्या किया था, सेल्फ मेड और माइक्रोस्कोप यूज किया था। यहाँ से इस तरह से के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई कैसे देखा था, सेल्फ मेड क्या किया था, माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, उसकी मदद से देखा था। ठीक है। कौन से ईयर में देखा था, ये बात आ सकती है, ये पूछा जा सकता है। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। अब उसने देखा था मधुमक्खी के छत्ते के अंदर। ठीक है। जो मधुमक्खी का छत्ता है, जैसे उसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह के कंपार्टमेंट कोर्क के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर, कोर्क के अंदर प्रेजेंट है। और इन कंपार्टमेंट को उसने किसका नाम दिया था, सेल का नाम दिया था। ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि भाई ये तो डेड सेल ने बताया था, डेड, रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल के बारे में बताया था, तो लिविंग सेल के बारे में किसने बताया था। लिविंग सेल के बारे में बताया था आपका एंटन वॉन लीवेनहुक। कौन से ईयर में, ये भी पूछा जा सकता है आपका भाई, कौन से ईयर में बताया था, बताएं। सिक्सटीन 74, 1674, 1665 के अंदर डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी। और 1674 में किसकी हुई थी भाई, लिविंग सेल की। अब लिविंग हुक ने किस में देखा था, तालाब के पानी के अंदर इसने देखा था लिविंग सेल को, पॉन्ड वाटर के अंदर देखा था लिविंग हुक ने 1674 में। अगला प्रश्न है आपका, हाउ डू इंसेक्ट ब्रीथ। इंसेक्ट किससे सांस लेते हैं। ठीक है। इंसान किससे सांस लेते हैं, देखिएगा ऑप्शन। सबसे पहला है लंग्स, लंग्स से हम एनिमल्स भी लेते हैं ना, एनिमल्स। ठीक है। ह्यूमंस,
कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ ह्यूमंस होते हैं जो लंग से सांस लेते हैं। स्किन से कौन सांस लेता है, गिल से कौन सांस लेता है, बताएंगे स्किन से कौन लेता है सांस? आपका अर्थवॉर्म हो गया, आपके स्नेक हो गई, वो क्या करते हैं, स्किन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ इंसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो स्किन से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। ज़्यादातर आपके एम्फीबियन होते हैं, ये सब क्या करते हैं, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। अब गिल से कौन करता है, फिश करती हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक बात है भाई, जो फिश होती हैं वो गिल से भी करती है, स्किन से भी करता है। डिपेंड होता है कि भाई कौन सी फिश है, कितना वो मॉडिफाई हो चुकी है, कितना भाई उसकी ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन हम जब कॉमनली बात करेंगे तो हम बताएंगे कि लंग से क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं। स्किन से अर्थवॉर्म, स्नेक, ये सब रेस्पिरेशन करते हैं। गिल से आपकी क्या करती हैं, फिश रेस्पिरेशन करती हैं। और डी फॉर ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपके क्या करते हैं, इंसेक्ट रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो गया, डी जो है वो क्या है, सही जवाब है। अब ये ट्रैकिया ही क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब, क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब, देखते हैं। इस तरह से कुछ नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया ही बोलते हैं। इनमें से क्या जाता है भाई, इनमें से क्या भर जाती है, एयर फिल हो जाती है। आपकी जो वायु होती है, हवा होती है, वो इनमें ट्रैकिया में फिल हो जाती है। और इसी के द्वारा क्या लेते हैं आपके इंसेक्ट, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। देखिएगा, आपके ये जो भी आज की वीडियो में सवाल हैं वो सारे आपके रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, PYQ है, कोई NTPC में पूछा गया है, कोई ALP में पूछा गया है। और जो आपका अब आने वाला एग्ज़ाम है वहाँ भी इसी तरह से के क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।